सेमिनार का विषय है ट्राइबल डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी, आदिवासी अस्मिता और उनकी आदिवासियों का विकास और उनकी पहचान। मैं अपनी बातें कुछ बिंदुओं पर केंद्रित करना चाहूँगा, जैसे आदिवासी परंपरा, आदिवासी इतिहास, उनके संस्कृति और साहित्य। जैसे उद्घाटन के सत्र में भी प्रोफेसर अरविंद कुमार जोशी जी ने अपनी बातें कही। समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं और समाजशास्त्रियों ने ही मूलतः आदिवासी विषयों पर गंभीरता से काम करने की कोशिश की है। अब तक एंथ्रोपोलॉजी के लोगों ने काम किया है। और अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर रुचिराम महानंदा सर भी अपनी बात कह रहे थे। और एक बात जो बार बार उभर कर सामने आती है कि आदिवासी समाज है वह एक विशिष्ट संस्कृति वाला समाज है, भिन्न संस्कृति वाला समाज है। और ये बात तो हम मानते ही हैं कि वर्ण व्यवस्था का वह हिस्सा नहीं रहा है। तो वह जो समाज है उसकी विशिष्टता क्या है, उसकी भिन्नता क्या है, उसकी ऐतिहासिक स्थितियाँ क्या हैं, उसकी परंपरागत स्थितियाँ क्या हैं, उनकी सांस्कृतिक स्थितियाँ, साहित्यिक अभिव्यक्तियाँ क्या हैं, और आज की तारीख में जब हम विकास की बात करते हैं उस विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संवैधानिक स्थितियाँ क्या हैं। तो इन चीज़ों पर मैं थोड़ी थोड़ी अपनी राय रखूँगा। सबसे पहले हम आदिवासी अस्मिता को अगर समझना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है कि हम आदिवासी परंपराओं को बहुत गहनता के साथ जाने समझें। और दुर्भाग्य ही कहूँगा सबसे पहले कि आदिवासी परंपराओं को उनकी मौलिकता के साथ, विशिष्टता के साथ बहुत ठीक नहीं पहचाना गया है। और अगर उसे ठीक पहचान लिया गया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि यह डेवलपमेंट और आइडेंटिटी का सवाल नहीं टकराता। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज की तारीख में जिस विकास की, डेवलपमेंट की हम बात करते हैं और आदिवासी आइडेंटिटी की बात करते हैं, वो दरअसल वो विपरीत दिशाओं में जाने वाली चीज़ें हैं। और उसकी वजह है, अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास की बातों के कहने के पीछे के कुछ दार्शनिक आधार होंगे। बगैर फिलॉसफिकल आधार के ना कोई नीतियाँ बन सकती है, ना कोई चीज़ें लागू की जा सकती है। वैसे जब हम पहचान की बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी के भी अपने दार्शनिक आधार हैं। यानी मैं व्यक्तिगत तौर पर यह समझता हूँ कि वो जो भिन्न जो दार्शनिक आधार हैं, हम उन भिन्न दार्शनिक आधारों को एक लीक पर हाँकने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये दार्शनिक आधार कैसे हैं, क्या हैं? 1854 ईस्वी में अमेरिका में रेड इंडियंस के आखिरी बचे हुए सरदारों में से एक थे सिएटल समुदाय के सरदार। उनसे जब गोरे अंग्रेजों ने ये बात कही थी कि तुम ज़मीन बेच दो, हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, तो वहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था। हम सब जानते हैं कि उस ज़मीन से आदिवासी समुदाय लगभग अब वो नगण्य स्थिति में पहुँच गए हैं। तब उन्होंने बहस करते हुए एक बात कही थी। वो बात यह थी कि हम आदिवासियों के पास खोने के लिए सब कुछ है, लेकिन पाने के लिए कुछ नहीं है। अब मार्क्सिस्ट थ्योरी में आइए, अब मार्क्सवाद के संघर्षों में जाइए। जो बात कही जाती है सर्वहारा को लेकर, ये बात कही जाती है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सारी दुनिया है। यानी जब कोई आदिवासी समुदाय ये बात कह रहा है कि उसके पास खोने के लिए सब कुछ है और पाने के लिए कुछ नहीं है, यानी वह जिन भौगोलिक परिवेश में, जिस व्यवस्था के साथ वो रह रहा है, वह दरअसल एक अलग जीवन दृष्टि, एक भिन्न दार्शनिक स्थितियों के साथ रह रहा समुदाय है। हम कह सकते हैं कि दरअसल हमने सभ्यताओं को देखने का जो एक रेखीय तरीका अपनाया, यानी अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हम ये सोचते होंगे कि विकास का बस एक ही नज़रिया हो सकता है, एक ही जीवन दृष्टि हो सकती है। आदिवासी समुदाय इस चीज़ पर प्रश्न खड़ा करते हैं, आदिवासी अस्मिता प्रश्न खड़ी करती है, क्योंकि जीवन दुनिया में कई विश्व दृष्टियाँ हैं, जीवन को देखने के कई नज़रिए हैं।
हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, लेकिन जब पॉलिसी की बात आती है तो सब एक लीग पर चले जाते हैं। आदिवासी समुदाय वहाँ से वो प्रश्न खड़े करते हैं। तो वो जो भिन्नता है, जो विशिष्टता है, जिसे कहा गया, समाजशास्त्री बार बार कहते हैं कि या आइसोलेशन की बात करते हैं, असिमिलेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन की बात करते हैं, और वो अब अपने अपने मत से इन तीनों के पक्ष में खड़े होते हैं। मेरा ये कहना है कि इन तीनों के अलावा एक और चीज़ है जो ऑटोनोमस की बात करता है। और ये जो ऑटोनोमस होने की बात है, ये ठीक वैसे ही है जैसे गांधी ने स्वराज की बात करते हुए ऑटोनोमस की बात की थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम आदिवासी समुदायों की जब भी हम बात करते हैं तो इन तीन सिद्धांतों की बात करके चीज़ों को यहीं में हम घुमा देते हैं। तो वो चीज़ें परंपराओं में कैसे मौजूद है, यानी आदिवासी समाज की जो परंपराएं हैं उन्हें हमें समझना है। तो वो सारी चीज़ें उस समय से चली आ रही हैं जब से हम वैदिक समाज की बात करते हैं। और वैदिक समाज कहने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आर्य समाज है। आर्यों के समानांतर एक और समाज है जिसे हम असुर समाज या अनार्य समाज की तरह हम देखते आए। तो उनकी संस्कृतियाँ क्या हैं, वो उनकी जीवन शैली क्या, उनकी दृष्टि क्या है, क्या डेवलपमेंट और आइडेंटिटी की बात हम आज कर रहे हैं कि इसका टकराव आज ही है क्या? संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान आचार्य हैं प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, हम सब जानते हैं। उन्होंने एक नाटक लिखा, बहुत शानदार नाटक है, कथा शकुंतला की। उस नाटक में उन्होंने वैदिक समाज में जो भिन्न भिन्न जो जीवन दृष्टियाँ थी, उन भिन्न जीवन दृष्टियों में शकुंतला को, शकुंतला कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम वाले के शकुंतला नहीं है, वो एक अलग शकुंतला है जो एक स्वतंत्र आइडेंटिटी रखती है उस वैदिक सभ्यता संस्कृति से अलग। और वो उस पूरी फिलॉसफी को सामने ले आते हैं और कहते हैं कि कैसे वहाँ से वो टकराव शुरू ही होता है। तो इन चीज़ों को अगर हम उनकी परंपराओं में देखें तो जो वाचिकता है, जो मौखिक परंपराएं हैं, ये मौखिक परंपराएं बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी विरासत उपलब्ध कराते हैं। तो फिर से यह भी कहूँगा कि दुर्भाग्य, चूँकि जो सेशन है इसमें लिंगुअल भाषिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है, कि दुर्भाग्य यह है कि भाषाओं पर काम करते हुए आदिवासी भाषाओं पर लगभग नहीं काम किया गया। हम हिंदी में भाषा विज्ञान के जिन भाषा वैज्ञानिकों को पढ़ते हैं, देखते हैं, जो मुख्य भाषा परिवार की भाषाएं या उसकी जो उपशाखा की जो भाषा है वहाँ तक तो हम जाते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में जो मुख्य द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है वहाँ तक तो हम जाते हैं, लेकिन आदिवासी भाषाओं तक हम नहीं पहुँच पाते। उन भाषाओं में जो मौखिक साहित्य छिपा हुआ है वह एक ऐसी स्थिति हमारे सामने खड़ा करता है जो उनकी पहचान के बहुत सारे स्रोत उपलब्ध कराता है। जैसे उनकी कथाएं हैं, गाथाएं हैं। जैसे महाभारत की बात हम करते हैं, हम महाभारत का एक संस्करण जानते हैं। भीलों का महाभारत हम देखें, अब तो साहित्य अकादमी ने उसे प्रकाशित भी कर दिया है, भीलों के महाभारत का संकलन किया गया। वहाँ वासुकी नाग उनके नायक हैं, अर्जुन नहीं है। तो ये जो परंपरा की जो हम बात करेंगे तो उनकी जो वाचिक परंपरा है, वाचिकता है, वहाँ वो चीज़ें मौजूद हैं। मैं संक्षेप में उस तरफ मैं जाना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ मुंडारी आदिवासी समुदाय में कुछ गीत गाए जाते हैं, उन गीतों के ज़रिए उन परंपराओं और वहाँ से यात्रा करते हुए याद कराऊँगा। जैसे एक गीत है जिसमें ये बात कही जा रही है कि सुतियम्बे कोड़म्बारे मुंडा हुनको किली को साला किनारे, मुंडा हुनको किली को हटिंग किनारे। मेरा राग बहुत अच्छा नहीं है। तो जतरा राग में गाया जाता है, जतरा एक त्यौहार है आदिवासियों का, उसमें गाया जाता है कि सुतियम्बे कोड़म्बारे मुंडा होनको किली को साला के ना रे, किली को हटिंग के ना। ये गीत है। इससे इस तरह के बहुत सारे गीत हैं। और इस गीत में ये बात कही जा रही है कि जो सुतियम्बा एक जगह है रांची के पास, आप जाइएगा, जहाँ मुंडा आदिवासी पश्चिमोत्तर से यात्रा करते हुए वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी बसाहट बनाई। तो कहते हैं कि सुतियम्बा कोड़म्बे में उन्होंने वहाँ अपने गोत्र का बंटवारा किया। जिस टोटेम की बात हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, टोटेम प्रथा की बात हम करते हैं, वो वही चीज़ है कि उन्होंने वहाँ गोत्र का बंटवारा किया। और मुंडा आदिवासी समाज में 22 गोत्र देखने को मिलते हैं। उरांव समाज में जो नीतिशा संबंधित है,
वहाँ भी गोत्र की, अभी खलको और लकड़ा की बात बताई। तो ये गोत्र सिस्टम, ये व्यवस्था है क्या? ये जो जिसे अब गोत्र, जिसका अमूमन हम एक मेनस्ट्रीम के खांचे में ही गोत्र का अर्थ लेते हैं, ठीक वह अर्थ नहीं है। गोत्र जो होते हैं आदिवासी समुदायों में, वो दरअसल 3 चीज़ों से निर्धारित होते हैं: जीव, जंतु और वनस्पति। 3 चीज़ें, जीव, जंतु और वनस्पतियाँ। आप ना सिर्फ झारखंड के आदिवासियों में, बल्कि आप पूरे दुनिया के आदिवासी समाजों में जाइएगा, टोटेम की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इमाइल दुर्खिम ने उसका अध्ययन किया, लेकिन मेरे नज़रिए में इमाइल दुर्खिम के काम में भी कुछ क्रिटिकल चीज़ें हैं। तो टोटेम की जो स्थितियां हैं, ये एक ऐसी स्थिति बनी जो समाज को व्यवस्थित करने के लिए बहुत ज़रूरी रहा, और यहीं से फिर अलग अलग सामाजिक संस्थाएं जन्म लेनी शुरू करती है, और वो संस्थाएं प्रकृति के साथ बहुत गहरे जुड़ जाती हैं। और जब प्रकृति के साथ जुड़ जाती हैं तो अपनी सारी जो उन्नति की जितनी भी अवस्थाएं हो सकती हैं, उसको प्रकृति से जोड़ देते हैं। हम गोंड समाज में देखें, गोंड आदिवासी समाजों में देखें, मुझे लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा टोटेम के जो विवरण हैं वो गोंड आदिवासी समाजों में है। और इस पर बहुत बेहतरीन काम किया डॉक्टर मोतीरावन कंगाली ने। उन्होंने महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वर्तमान छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हर जगह जो पसरे हुए गोंड हैं, उनके यहाँ जाकर उनकी मातृभाषाओं का संकलन करते करते उन्होंने गोंडों की पूरी परंपरा विकसित की। और उन्होंने ये बताया कि गोंड समुदाय में लिंगो दरअसल गुरु को कहा जाता है, लेकिन लिंगो की जो बात आती है, जो रहतार पाहुंदी कुपर लिंगो नाम के व्यक्ति हुए, जिसे ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने पूरे गोंड समुदाय को एकत्रित किया। गोंडों में 750 गोत्र होते हैं, 750 गोत्र, यानी उनके टोटेम गणचिन्ह या गोत्र के चिन्ह होंगे। अब उसमें भी 750 में अब जोड़ लीजिए जीव, जंतु और वनस्पति, 3 चीज़ें, यानी कि लगभग 2250 जो स्पीसीज होंगे प्रकृति, सीधे सीधे उनसे रिलेटेड है उनसे, ठीक है। और इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को उन्होंने फ्रत्री व्यवस्था का, फ्रत्री, जैसे आज की तारीख में गोंड समुदाय कहते हैं कि जय सेवा कहते हैं। अब जैसे सेवा मतलब क्या है? जो सेवा की जो अवधारणा है, दरअसल गोंडी पुण्यम दर्शन है, वो पूरा एक मार्ग बताता है कि कैसे जीवन को संतुलित किया जाना चाहिए। उसमें उनके जो पूर्वज हैं, गोंड के पूर्वज, उन्होंने त्रिपथ का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि एक कल्याणकारी समाज 3 चीज़ों से विकसित हो सकता है, वो है बौद्धिक, आत्मिक और शारीरिक। अब इन तीनों चीज़ों का विकास कैसा होगा? तो इन तीनों चीज़ों को विकास करने के लिए एक संस्था चाहिए। तो संस्था क्या होगी? तब जाकर घोटुल का उदय होता है। अब ये देखिए, घोटुल को लेकर वेरे एल्विन ने बहुत बड़ा अध्ययन किया है, कई समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया है, लेकिन कितना दोष दिखाई देता है उनमें। घोटुल को वहाँ लोगों ने यौन इच्छाएं पूरी करने का एक अविवाहित युवक युवतियों का केंद्र की तरह देखा, या युवाओं के क्लब की तरह देखा। नहीं, बहुत रोमांटिसिज्म तरीके से घोटुल को वेरे एल्विन तक उसी तरह से उनकी ये करते हैं। लेकिन जब हम गोंडों की उनकी परंपरा में जाएं, मौखिक परंपरा में जाएं, तो वहाँ ये बात कही जाती है, गोंड परंपरा में ये बात कही जाती है कि बच्चा जब पैदा लेता है, तो जो बच्चा पैदा लेता है वो महज मांस का पिंड होता है। नवजात शिशु एक मांस का पिंड होता है। उसके अंदर बौद्धिक, आत्मिक और शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी है कि उसे घोटुल भेजा जाए। घोटुल वो उनकी शिक्षा का, उनकी आध्यात्मिकता का वो केंद्र है। और घोटुल के लिए उनके अपने गीत हैं। मोतीरावन कंगाली और अनुराधा पॉल ने उन पूरे गीतों का उल्लेख किया, सारे गीत रेफरेंस में हैं। तो ये सारी बातों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, जैसे आज की तारीख में भिन्न, विशिष्ट और मेनस्ट्रीम से अलग हम कहते हैं, दरअसल उसकी अपनी मौलिक स्थिति क्या है। जब उसकी मौलिक स्थिति को हम देखते हैं तो पाते हैं कि वो एक ऐसी सभ्यतागत स्थिति में बंधे हुए हैं जहाँ बिल्कुल ठीक कहना हो रेडेंडियंस की जो सिएटल का है कि हमारे पास खोने के लिए सब कुछ है, लेकिन पाने के लिए कुछ नहीं। अब हम इसको देखें कि जो राधा वल्लभ त्रिपाठी जी जो कथा शकुंतला के नाटक में लिखते हैं, जो वहाँ से टकराव शुरू होता है,
और हम देखते हैं कि जैसे ही दो अलग अलग कबीले समुदाय में टकराव शुरू होता है, जो जीतता है वो क्या करता है, वो विरूपीकरण शुरू कर देते हैं, हम इमेज उसको बिगाड़ना शुरू करते हैं। फिर वो सारी चीज़ हम देखें कि अब वैदिक परंपरा में ही देखें कि असुर के अर्थ कैसे परिवर्तित होते 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 नकारात्मक हो गए, जबकि असुर एक समुदाय है। तो ये जो स्थिति है आदिवासी समाज की परंपरागत स्थिति, इसका बहुत ज़्यादा विस्तार है। हम जैसे वैदिक परंपरा में, चाहे वो नास्तिक या आस्तिकों की परंपरा रहे, वहाँ हम आनंद या ब्रह्म आनंद की परिकल्पना की बात देखते हैं। गोंड दर्शन में, जिन्हें गोंडी पुण्यम दर्शन कहा गया, वहाँ परम आनंद के 3 तत्व हैं। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं? गीत, संगीत और नृत्य, और यही जीवन का लक्ष्य है। ये परम आनंद के, और इसके लिए वो अखड़ा जिसको आप अभी दिखा रही थी, वो पूरी संस्थागत स्थितियाँ हैं। अब ये जो सारी स्थितियाँ थी औपनिवेशिक समय में, अंग्रेजी शासनकाल में, अंग्रेज़ों के दखल के साथ, केवल भूमि व्यवस्था से नहीं बल्कि उनकी जितनी भी औपनिवेशिक नीतियाँ थी, उन नीतियों ने इसको सीधे सीधे धक्का पहुंचाया। जैसे 1864 ईस्वी में पहली बार इस देश में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना, और जो फॉरेस्ट एक्ट बना, फॉरेस्ट एक्ट ने क्या किया? फॉरेस्ट एक्ट ने जंगलों पर आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों का निषेध कर दिया। अब वो जो 750 गोत्र यानी कि 2250 जो गढ़ चिन्ह टोटेम के चिन्ह थे, अब उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। अब पढ़ा के उन सारे चीज़ों का, अब की जिससे पूरे प्रशासकीय व्यवस्था की सभ्यगत स्थितियाँ चलती थी, वो सारी चीज़ें उसके कैप्चर में चली गई। हम वन नीतियों की आलोचना करते हुए केवल उसके राजस्व पहलुओं पर ध्यान देते हैं। दरअसल उसका जो सांस्कृतिक पहलू है, जिसने आदिवासी समाज की आइडेंटिटी को सीधे सीधे अपहरित कर लिया, और तब जाकर वो रिवोल्ट शुरू होते हैं। अब भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आदिवासियों के वो सारे संघर्ष शुरू होते हैं। हम राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात के बॉर्डर वाले इलाके में चले जाएं, जहाँ भील रहते हैं, वहाँ सारे हम उनके अंग्रेजों के समय के सारे डॉक्यूमेंट्स हम देखें तो सारे भील जो क्रांतिकारी थे सबको डकैत कहा गया, डाकू। सुनील गायकवाड़ जी ने उस पर एक बहुत अच्छा उपन्यास लिखा, डकैत देवसिंह भील के बच्चे। उन्होंने अपने दादा को याद करते हुए उन्होंने वो उपन्यास लिखा कि हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने इन औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया, उन्हें प्रशासन ने कानूनन उनको डकैत कहा, लेकिन वो है क्या? दरअसल वो विद्रोह कर रहे हैं, वो उनके खिलाफत में है, उनके विरोध में है। तो ये जो औपनिवेशिक प्रक्रिया थी, इसने बहुत सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उनकी आइडेंटिटी को, उनकी पूरी पहचान को, उनकी चीज़ों को एकदम किनारे धकेल दिया। फिर 1871 ईस्वी में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आता है, और उसको ना सिर्फ मध्य भारत और पूर्वोत्तर के आदिवासी समुदायों के, बल्कि वो जो पख्तून, जो पठान जो है उस बेल्ट में, पश्चिमोत्तर प्रांत में, वहाँ भी वो एक्ट को उन्होंने लागू किया, चूँकि वो पठान को वो ट्राइब्स की तरह ही देखते रहे। तो ये जो चीज़ें हैं, जिसने एक ऐसा मानस बनाया जिससे आदिवासी समुदाय के प्रति, जिसको मेन स्ट्रीम या गैर आदिवासी समाज हम कहते हैं, उनके मन में घृणा का, हेय का, उपेक्षा का वो सारा भाव भर दिया। और एक चूक यहाँ होती है अकादमी भी अध्ययन करने के समय में, जैसे अक्सर लोग कह देते हैं कि अब जाइएगा आदिवासियों के यहाँ तो लोग तीर मार देंगे, बाहरी को घुसने ही नहीं देंगे। दरअसल हुआ ये है कि उनकी अपनी जो सभ्यतागत स्थितियाँ थी, उन स्थितियों को बाहरी लोगों के पूर्वजों ने बहुत पहले डिस्टर्ब कर दिया। तो उनके इमेज में ये बात बैठ चुकी है कि ऐसा आदमी आएगा तो हमारा सिस्टम ही डिस्टर्ब खत्म हो, यानी जो विश्वास जिसको कहते हैं, भरोसा जिसको हम कहते हैं, वह लगभग खत्म हो चुका है। तो ये जो स्थितियां हैं, जो आदिवासी वाचिकता से निकल कर आती हैं, उनकी मौखिक परंपराओं से निकल कर आती है, इन पर अमूमन कम बात हुई है या इसका विश्लेषण उस रूप में नहीं किया गया है। तो जब हम परंपरा से होते हुए इतिहास में आते हैं, तो इतिहास जिसे हम अक्सर कहते हैं कि विजेताओं का ही इतिहास होता है, स्वाधीनता आंदोलन के बाद भी जो इतिहास जो हमारा निर्मित हुआ, उस इतिहास निर्माण की प्रक्रिया में भी, चाहे राष्ट्रवाद की वजह से या फिर विभाजन के बाद जो एक नया देश बन रहा है उसके एकीकरण या समरसता के हिसाब से जो भी
चूकें हुई हों, लेकिन इतिहास में वो चीज़ें पीछे छूटती चली गई। और इतिहास में कैसे ये सारी चीज़ें उपेक्षित हुई, इसका एक उदाहरण है, हरिराम मीणा जी ने उपन्यास लिखा धूणी तपे तीर। धूणी तपे तीर उपन्यास राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ी पर भील और मीना आदिवासियों का एक बहुत बड़ा विद्रोह था वहाँ के ज़मींदारों और अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसपे हजारों वहाँ के आदिवासी समुदाय मारे गए थे, शहीद हुए थे। उनका इतिहास में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। ये संयोग देखिए कि हरिराम मीणा जो खुद IPS अधिकारी थे, उस क्षेत्र में पोस्टेड थे, उन्होंने देखा कि यहाँ के आदिवासी यहाँ इन चीज़ों की पूजा करते हैं, तो उन्होंने जो लोग पूजा करते थे उसको उन्होंने डिकोड करना शुरू किया, उनके गीतों को देखना शुरू किया और उन्होंने आर्काइव को देखना शुरू किया। तो देखा कि यहाँ जो लोग पूजा कर रहे हैं, जिनकी जो लोग गीत गा रहे हैं, जिसका वो सारे तो क्रिमिनल्स की तरह उनके आर्काइव में, अंग्रेजों के दस्तावेज में मौजूद हैं। तब उन्होंने शोध करना शुरू किया तो उन्हें बहुत ही एक दुखद स्थिति देखने को मिली। जैसे कर्नल टॉड ने भी राजस्थान का इतिहास लिखा, बाद में गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने भी राजस्थान का इतिहास लिखा। उस इतिहास में मानगढ़ के उन भीलों का कोई इतिहास ही नहीं था। और सबसे दुख की बात यह थी, जो उन्होंने हरिराम मीणा जी ने अपनी भूमिका में लिखा, किताब की भूमिका में, कि मुझे एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में ये बात कही गई थी गौरीशंकर हीरानंद ओझा के द्वारा अपने मित्र को। मित्र ने उसे बधाई दी कि आपने राजस्थान का इतिहास लिख लिया, बहुत गौरवशाली इतिहास लिखा, आपको बधाई। तो उन्होंने एक प्रत्युत्तर में जवाब लिखा था कि ऐसे बधाई का क्या मतलब जिससे शासक या जो सत्ता में है वो खुश ना हो। यानी क्या ऐसी इतिहास दृष्टि से आप उन लोगों का इतिहास लिख सकते हैं जिन्होंने सत्ताओं का हमेशा विरोध किया, यानी वो इतिहास में वो उपेक्षित होते चले जाए। ये जो इतिहास से चीज़ों को खोज निकालने की जो बातें हैं, इसके लिए हमें इतिहास लेखन की अपनी जो एक पारंपरिक शैलियाँ या उसके तो मेथड्स है, उससे भी बाहर निकलना चाहिए। और इस चीज़ को मैं व्यक्तिगत तौर पर श्रेय देता हूँ, अब असहमत हूँ भले, कि आज की तारीख में जैसे वो जो बिरसा मुंडा के जरिए जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करके उनकी जो खोज शुरू की गई है, उसकी दिशा क्या होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो व्यवस्थित तरीके से जो अब जो कोशिश की जा रही है, ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा कि हम अपने इतिहास दृष्टि को बदलें, और ये तब हम बदल पाएंगे जब हमारी जीवन दृष्टि उस आदिवासी जीवन दृष्टि की तरह होगी। तब जाकर हम उसकी वैकल्पिक स्थितियों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो सारी स्थितियाँ जिसकी मैं बात कर रहा है, इसको लेकर बहुत सारी कथाएं हैं, गीत हैं। मुंडा में ही सोसोबोंगा की कथा है, सिंगल दा की कथा है, गोंडों में गोंड समुदाय में महाप्रलय की कथा है। जैसे कि गोंड समाज में ये बात कही जाती है कि जो गोंडी पुण्यम दर्शन है कि जीव ही जीव का भोजन है। ठीक है, अब जीव ही जीव का भोजन है, लेकिन केवल उपभोग से चीज़ें नहीं, उपभोग और संरक्षण ये दोनों चीज़ें चलनी चाहिए, वो भी किसी विशेष स्थिति में ही उपभोग हो। तो उसमें जो गोत्र की जो व्यवस्था उन्होंने की, जो फ्रतरी व्यवस्था जो बनाई है, उसमें इन चीज़ों को बहुत सख्ती से पालन करते थे। जैसे नितिशा ने कहा कि अगर बाघ उनका टोटेम होगा या उनका गणचिन्ह होगा तो वो उसकी रक्षा करेंगे चीज़ें। अब हम देखें कि आज़ादी के बाद की स्थितियाँ कैसे बदलती है और आज हम इस डेवलपमेंट के सवाल पर खड़े होते हैं। जैसे आज डेवलपमेंट की बात करते हुए जैसे कि ये बात कही भी गई कि आइडेंटिटी और डेवलपमेंट बिल्कुल अलग अलग दिशा में खड़े हैं। तो क्या आज़ादी के बाद से ही स्थितियाँ ऐसी थीं? क्या आज़ादी के बाद से ही आदिवासी समुदाय और डेवलपमेंट नहीं चाहते थे? इस मामले में मुझे रामदयाल मुंडा की एक कविता याद आती है और उस कविता को मैं उद्धृत करना चाहूँगा। रामदयाल मुंडा जो आज़ादी के बाद पूरे भारतीय आदिवासी समाज के, मुझे लगता है कि अकेले सर्वमान्य बौद्धिक सांस्कृतिक व्यक्ति रहे जिनकी बातें लोग सुनते रहे हैं, राज्यसभा के सांसद भी हुए। उन्होंने 1967 में एक कविता लिखी थी, उसके पहले भी कई मुंडारी की कविताएं हैं। उन मुंडारी की कविताओं में, आदिवासी भाषा की कविताओं में आज़ादी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। सब खुश हो रहे हैं कि देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज भाग गए, जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई, अब हमारा विकास होगा, सब उत्साहित हैं। उसी उत्साह में कविताएं लिखी जा रही हैं। रामदयाल मुंडा भी मुंडारी में कविता लिखे, शैलज नाम से उनका संकलन प्रकाशित हुआ, उसका हिंदी अनुवाद में पढ़ रहा हूँ।
हालांकि दुभाषीय संकलन है मुंडारी और हिंदी में। इस कविता में का शीर्षक है राउरकेला पत्थर ढोने। राउरकेला पत्थर ढोने कहते हैं कि देश के लिए कारखाना, कारखाना हमारे लिए, बार बार मैं कहता रहा बार बार। तभी भूख हमें छोड़ेगी, तभी ठंड हमें छोड़ेगी, बार बार मैं कहता रहा बार बार। इसी तरह से एक और उन्हीं की कविता है रांची के पास हटिया। हम जानते हैं कि हटिया में हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। रांची के पास हटिया शहर कैसा झिलमिल झिलमिल करता है, उड़ गई मिट्टी धूल प्रिय सुगिया, चलो हम काम करने कारखाना चले। थोड़ी सी जमीन पर कितना भी काम करने पर सिर्फ आंगन बुहारने से भूख नहीं मिटती, प्रिय सुगिया चलो हम काम करने कारखाना चले। अब ये जो स्वीकार्यता है आज़ादी को लेकर और उसके लिए देश के लिए अपनी ज़मीनों के साथ भी साझेदारी की जो बात आ रही है बहुत साफ साफ है। लेकिन आप देखिएगा कि आज़ादी के 2 दशक बाद ही रामदयाल मुंडा की कविताओं का स्वर बदल जाता है। ना सिर्फ रामदयाल मुंडा का बल्कि आदिवासी कविताओं में जाइएगा, उनकी मातृभाषा की कविताओं में जाइएगा, उन कविताओं का पूरा स्वर बदलने लगता है। 1973 ईस्वी में बहुत ही मशहूर कविता प्रकाशित हुई डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की। वो कविता है 1988 में प्रकाशित हुई थी। कहते हैं, शीर्षक है कथन शाल वन के अंतिम शाल का। वो कहते हैं कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ और क्रोध से पागल हुआ जा रहा हूँ। मुझे अगर इस षड्यंत्र का पता होता तो विकसित करता अपने भीतर विषाक्त कोई द्रव जो मेरी खाल छूने वालों को कर देता खार छार। यह परिवर्तन जरूरी है शायद, सभ्यता का पतन जरूरी है शायद। अब हम देखें कि कैसे कवि का नज़रिया पूरी तरह से बदल रहा है और ये सारी चीज़ें हुई पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए। जिस तरह से बड़ी बड़ी परियोजनाएं आई जिसका स्वागत तो किया गया, लेकिन उसका जो हश्र हुआ, जो स्थानीय समुदाय थे वो स्थानीय समुदाय विकास के नाम पर विस्थापन के बहुत बुरी तरीके से शिकार हुए। नितिशा जहाँ से आई है मैथन डैम से, उसे पंचवर्षीय योजना के तहत वो भी बना था, वहाँ उस चीज़ों को देखे। हमारे निकट में झारखंड है, वहाँ की उन सारी स्थितियों को देखे। तो इसने एक ऐसी स्थिति पैदा की जो फिर से जो विश्वास आदिवासी समुदाय का पनप रहा था, उस विश्वास को इसने धक्का दिया। और यही वो सारी वजह हैं। हम देखते हैं कि बाद में जब सशस्त्र तरीके से नक्सल आंदोलन शुरू होता है तो आदिवासी जो इलाके हैं वो सब उस तरफ शिफ्ट होते चले जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से होता है, ठीक है। और इस मामले में सलवा जुडुम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत बड़ा फैसला आया था वह भी देखा जाना चाहिए। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह से जो आदिवासी साहित्यिक अभिव्यक्तियाँ होने लगी, जहाँ एक तरफ शुरुआती स्वीकार्यता है लेकिन वह तत्काल आक्रोश में परिवर्तित हो रहा है। या तो महादेव टोप्पो जब बाद में कहते हैं, महादेव टोप्पो तो बहुत साफ साफ कहते हैं कि मैं जो आदिवासी हूँ, अगर मैं कविता लिखूँगा और अपने जल जंगल ज़मीन की बात करूँगा तो आप मुझे अलगाववादी कहेंगे या फिर आप मुझे नक्सली कहेंगे। इस तरह से साफ साफ वो कविताओं कहते हैं। तो ये सवाल आता है कि अगर आदिवासी समाज अपनी अभिव्यक्तियों में इस तरह से असंतोष व्यक्त कर रहा है तो हम विकास के प्रश्नों को कैसे देखेंगे। इस प्रश्न को देखने का कोई एक ही तरीका नहीं है और न सिर्फ भारत के आदिवासी इस बात से जूझ रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के आदिवासी समुदायों के साथ ये स्थिति है। और एक उदाहरण मैं रखना चाहूँगा, मैक्सिको के आदिवासी समुदाय जो मैक्सिको के दक्षिणी हिस्से में रहते हैं, मैक्सिको का दक्षिणी हिस्सा है शियापास। ये जो शियापास प्रांत है, यहाँ जैसे हम माया सभ्यता की बात सुनते हैं, पाब्लो नेरुदा ने भी माया सभ्यता को लेकर खूब नेस्टोलॉजिक कविताएं लिखी हैं। जो माया सभ्यता के लोग हैं जो दक्षिणी हिस्से में रहते हैं मैक्सिको के, वो बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात कहते हैं कि क्या जीवन जीने का एक ही तरीका है या आप हमें एक ही लीक पर हाँकना चाहते हैं। और 1992 ईस्वी में
आदिवासियों के छोटे से समुदाय ने मैक्सिको की राजधानी में जाकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। उनका जो आंदोलन है वो जापाटिस्टन आंदोलन कहलाता है, जापाटिस्टन मूवमेंट का आंदोलन। और ये जो जापाटिस्टा दरअसल 19वीं शताब्दी में जब उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, जैसे हमारे यहाँ तिलका मांझी हुए, बिरसा मुंडा हुए, उसी तरह वहाँ एमिलियानो जापाटिस्टा नाम के एक व्यक्ति हुए थे, वहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि। उन्होंने वहाँ औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष किया, ज़मींदारों के खिलाफ संघर्ष किया और अंततः उनकी हत्या की गई। तो उन्हीं के स्मरण में फिर यह संगठन बना एमिलियानो जापाटिस्टा के नाम पर। एक पूरा एक आंदोलन ही चला और वो ये बात कहते हैं, वो कहते हैं उनकी कविता गीत, जैसे कि आजकल भोजपुरी में, हिंदी में रैप गीत चला है ना, हम रैप। अब ये रैप गीत है, ये भी समझने की बात है कि कलाएं कहाँ से कहाँ पहुँचती हैं, कैसे विकृत हो जाती हैं। ये रैप गीत उन्हीं अमेरिकी आदिवासी या काले लोगों और इंडियंस की अपनी शैलियाँ थी। ये रैप गीत है जिसमें वहाँ के युवा गाते हैं, वो कहते हैं, यू कांट बाय द सन, यू कांट बाय द रेन, यू कांट बाय माई लाइफ, माई लैंड इज नॉट फॉर सेल। ये जो मेरी जो ज़मीन है ये बिकने के लिए नहीं है। मैं फिर से वहाँ ले जाना चाहूँगा जहाँ सिएटल 1854 में सिएटल को उस प्रमुख ने बहस की थी, जब उनसे कहा गया था कि ज़मीन बेच दिया जाए, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा। तो उन्होंने बहुत रोचक सवाल किया था कि जिस ज़मीन पर आप अपना सेटअप बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं ज़मीन बेच दूँ, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस ज़मीन पर मैं रहता हूँ, क्या उस ज़मीन को बेचने से पहले सिर्फ मुझसे ही पूछा जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि इस ज़मीन में तो नदी भी बहती है और नदी में मछली भी रहती है, तो क्या इस नदी को, इस मछली को नहीं पूछना चाहिए कि ज़मीन बिकेगी या नहीं बिकेगी? यहाँ ये पेड़ है, इस पेड़ में गिलहरी रहती है, ये जो गिलहरी रहती है, तो इस ज़मीन को बेचने से पहले कि इस गिलहरी और ज़मीन से नहीं पूछ लेना चाहिए कि बिकेगी कि नहीं ज़मीन बिकेगी? ये जो विश्व दृष्टि है जो इस तरह से बहस कर रही है, वो ये बताना चाहती है कि कैसे उनकी एक अलग सिविलाइजेशन की स्थितियाँ रही हैं, जीवन को देखने का अलग नज़रिया है। उन्होंने बाद में साफ साफ ये बात कही कि हम आपको ज़मीन नहीं बेच सकते, क्योंकि ज़मीन बेचने की चीज़ होती ही नहीं है। और तब ये एक रैप गीत बना जिसमें वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि जो आज की तारीख में जो जापाटिस्टन आंदोलन के जुड़े लोग हैं, वो सीधे सीधे कहते हैं कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ 5 years ऑफ स्ट्रगल, फर्स्ट अगेंस्ट स्लेवरी, देन ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट स्पेन एंड लेड बाय इंसर्जेंट, देन द एबिट बीइंग अब्सर्व्ड बाय नॉर्थ अमेरिकन इम्पेरियलिज्म। उनको लगता है कि जो हम जो यहाँ बैठ के न्यूयॉर्क के सपने देखते हैं, वो लोग कहते हैं कि न्यूयॉर्क एक अकेला विश्व दृष्टि नहीं है, और भी विश्व दृष्टि है जहाँ पूरी प्रकृति के साथ रहा जा सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रपोज डोंट इम्पोज, कन्विंस डोंट कंकर, यानी प्रस्ताव दो, थोपो मत, सहमति चाहिए, सहमति मांगिए, अधिपाद्य मत करिए, वर्चस्व मत बनाइए। अब ये जो चीज़ें हैं जो अभी मैं कह रहा था कि जो समाजशास्त्री बार बार कहते हैं कि अलगाव करें या आत्मसात करें, एकीकृत करें, मैंने कहा ऑटोनोमस की जो बात की, ये जो ऑटोनोमस की जो चीज़ें हैं वो यही है कि सहमति, ठीक है, वो है प्रस्ताव, प्रपोजल हम देंगे। और इस चीज़ की व्यवस्था है हमारे संविधान में, संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में। 5वीं और 6ठी अनुसूची में लगभग यही बात, यही विचार है कि आदिवासी क्षेत्रों में अगर हमें विकास की परियोजनाएं लागू करनी है, चलानी है, तो वो विकास की परियोजनाएं इस तरह से हो कि वो उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियां हैं उसके साथ तालमेल करते हुए जाए, ना कि वह उस पर कब्जा जमाती जाए। अगर हम इस तरीके से देखें तो हम याद करें गोंडों के उन 750 गोत्र वाली, टोटेम वाली क्षत्रिय व्यवस्था को, या मुंडा उरांव की पढ़ा व्यवस्था को, ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाएं आदिवासी समुदाय की जिसके सामाजिक स्थितियों का विशेष अध्ययन हुआ ही नहीं, वो उन स्थितियों के साथ तालमेल करते हुए अगर हम एक विकास की बात हम अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन समस्या फिर कहाँ आती है, वो एक
मानसिकता की है, माइंडसेट की है कि आदिवासी हैं तो जंगली हैं, आदिवासी हैं तो बर्बर हैं, आदिवासी हैं तो तीर मार देंगे। इस तरह की जो नकारात्मक अवधारणाएं बनी हुई है, जो साजिशन है। साजिशन इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति आपसे संवाद करना चाह रहा है, आप पहल नहीं करना चाह रहे हैं अपनी श्रेष्ठता की वजह से, तो यह एक अवसर बनता है उसके ऊपर वर्चस्व बनाने के। फिर आप तमाम तरह के एक्ट्स लगा के उनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, वो चीज़ें हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों को साहित्य ने, यानी कि आदिवासियों की अपनी मौखिक परंपरा के साहित्य ने और आज की तारीख में लिखित परंपरा का जो साहित्य है उसमें वो चीज़ें बहुत अच्छे से दर्ज हो रही है। जैसे कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि आदिवासी साहित्य, आधुनिक आदिवासी साहित्य को हम कहाँ से देखें, कब से देखना शुरू करें इतिहास में। तो मैं तो यह कहता हूँ कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में साहित्य का जैसे विकास हुआ वैसे ही आदिवासी भाषाओं का आधुनिक साहित्य भी विकसित हुआ। यानी भारत में छापाखानों का आना, फिर वो सारे औपनिवेशिक परियोजनाएं जिससे कॉलेज सिस्टम, वो सारी चीज़ें आई। और हम देखते हैं कि अब आधुनिक हिंदी साहित्य की जब बात करते हैं तो भारतीय युग से बात करते हैं। हम देखें बांग्ला के आधुनिक साहित्य को देखें, असमिया के आधुनिक साहित्य को देखें, यहाँ तक कि जो भी आधुनिक भारतीय भाषाओं का साहित्य वहाँ से उभर कर आ रहा है। आदिवासियों का लेखन भी वहीं से शुरू होता है। जैसे संताली भाषा में आदिवासी साहित्य के लेखन की स्थितियाँ देखने को मिलती है, वो ठीक भारतेंदु काल के आसपास से देखने को मिलती है। और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक लेख लिखा, उसमें उन्होंने एक जिक्र किया, मुझे बहुत रोचक लगा। उन्होंने एक बात कही, जब रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा गया कि भारत में साहित्य का विकास कैसा हो, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आज की तारीख में बांग्ला का साहित्य असमिया से थोड़ा आगे विकसित दिख रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि असमिया को बांग्ला की तरह साहित्य लिखना चाहिए। उन्होंने यहाँ का जिक्र किया संताली का, कि अगर संताली भाषा में साहित्य लिखा जा रहा है तो यह संताली भाषा की तरह साहित्य होगा, वह बांग्ला की तरह नहीं होगा। और हम देखें जब 20वीं शताब्दी में प्रवेश करते हैं, तो 20वीं शताब्दी में जब प्रवेश करते हैं तो जो राजनीतिक स्थितियाँ बनती हैं स्वाधीनता आंदोलन में, तब तक हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में आदिवासी आवाज़ें सामने आ चुकी थी। जयपाल सिंह मुंडा के आने के बहुत पहले ढाका में आदिवासियों का उन्नति समाज बना था, ठीक है, और कई आदिवासी संगठन थे जो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे और वो चीज़ें उभर कर सामने आ रही थी। और जैसे ही जयपाल सिंह मुंडा आते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में, फिर आदिवासी साहित्यिक लेखन, मातृभाषाओं में लेखन, ये बहुत रोचक बात है। बहुत सारी ऐसी आदिवासी भाषाएं हैं जिनकी लिपि नहीं विकसित हुई। जैसे 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में जब संताली भाषा में साहित्य लिखा गया तो उस समय संतालियों की लिपि नहीं थी, तो बाद में ओल्ची की विकसित हुई। तो उन्होंने संताली भाषा को रोमन लिपि में और बांग्ला में लिखा, और संताली में अभी बहस है इस चीज़ को लेकर कि हम संताली का साहित्य बांग्ला को माने, रोमन को माने या ओल्चिकी को माने। मुंडारी का जो गद्य लिखा, मुंडारी का पहला गद्य 1910 के आसपास आ चुका था मुंडारी भाषा में। वो 6 खंडों में मेनस राम ओडिया ने मथुरा कहानी गद्य लिखा। अपने शोध के दौरान मुझे वो गद्य मिला और अभी तक दुर्भाग्य से अनुदित नहीं है। मेनस राम ओडिया बिरसा मुंडा के समकालीन थे। उन्होंने बिरसा मुंडा के समय और परिस्थितियों के पूरे चीज़ों का दस्तावेजीकरण किया और उन्होंने मुंडारी भाषा को रोमन लिपि में लिखा। तो इस तरह से उस दौर में साहित्य लेखन शुरू हुआ। और जब जयपाल सिंह मुंडा आते हैं और एक राजनीतिक उभार शुरू होता है आदिवासी समाज का, तो लगभग छोटे छोटे स्तरों पर हर जगह लिख रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे जैसे ईसाईयत का प्रसार हो रहा है आदिवासी समाज के अंदर, ईसाईयत समाज के काउंटर में आदिवासियों की अपनी एक आदिम संस्था भी खड़ी हो रही है। अगर हम हो भाषाओं के क्षेत्र में जाएँ, वो अपने रिचुअल्स को, अपनी चीज़ों को लिख करके लिपिबद्ध कर रहे हैं। आदित्य प्रसाद सिन्हा ने हो भाषा साहित्य का इतिहास लिखा है, उस पर उन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से इन चीज़ों का विवरण प्रस्तुत किया। तो वो तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिसके बीच से आधुनिक साहित्य का लेखन उभर कर आ रहा है। और उसमें जो बातें आ रही हैं वो उनकी अपनी जो परंपरागत स्थितियां हैं, उनके स्मृतियों में है, वाचिकता में है, वो सारी चीज़ें कविता या साहित्य के बिंब बनकर उभर कर आ रहे हैं, उसके प्रतीक बनकर उभर कर आ रहे हैं। और ये चीज़ें आज़ादी के बाद साहित्य लेखन शुरू होता है, तो उस साहित्य लेखन को आज़ादी के बाद के लेखकों ने ग्रहण किया। रामदयाल मुंडा ने जब ये जो कविता लिखी, कथन शालवन के अंतिम साल का,
अब देखिए, आज की तारीख में जब इतने विमर्श की चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो हम आदिवासी साहित्य को हम कैसे विश्लेषित करें, उसके प्रतिमान क्या होंगे। नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान लिख करके कविता के नए स्वरूप को सामने रखा। आदिवासी साहित्य को समझने के क्या प्रतिमान होंगे। तो एक बात जो मैं समझता हूँ कि आदिवासी समाज अपनी लेखन में जिन स्थितियों से जूझ रहा है, वह उनका जो विरूपीकरण किया गया कि आदिवासी असुर है, तो ये है, राक्षस है, ये उपेक्षित, पहला तो वो दिखाई देता है। और अपनी डिग्निटी, गरिमा की बात करते हुए अपनी जो पारंपरिक अपनी जो सामाजिक स्थितियाँ उसको चिन्हित करते हैं। और आदिवासी समाजों में सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो अपने पूर्वजों का सबसे ज़्यादा स्मरण करते हैं। चूँकि यह जो व्यवस्था है फत्री वाली, या जो पढ़ा वाली व्यवस्था है, इसे ईश्वर ने नहीं बनाया। ये एक फर्क है दृष्टि का। इसे उनके पुरखों ने बनाया, उनके पुरखों ने इस जीवन को संचालित करने के लिए व्यवस्था दी। तो उनकी जो ज्ञान परंपराएं हैं वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ना कि ईश्वर, ना कि उनके कोई पुरोहित। तो पुरखों क्या, और ये बहुत रोचक बात है। एक सिंपल सा हम लोग होमवर्क कर सकते हैं कि पिछले 5 साल में जितनी भी आदिवासी रचनाएं हिंदी में प्रकाशित हुई हैं, उन आदिवासी रचनाओं का हम समर्पण बस देख लें। सबने अपने अपने किताबों के समर्पण में पुरखों को समर्पित किया है, यह कहते हुए कि इन्होंने ही हमें इस सृष्टि या इस जल जंगल जमीन को बचाने का रास्ता दिया। तो ये जो चीज़ है, अब ये कविता में कैसे एक जो पहले से जो बना हुआ जो एक विरूपीकरण था, जो एक इमेज जो बिगड़ा, उसको खड़े करने की कोशिश करते। जैसे कथन शालवन के अंतिम शाल का, साल के वृक्ष। अब साल के वृक्ष ये औरंगाबाद के भी नेटिव स्पीसीज थे, यहाँ के भी देशज पेड़ है। ये अलग बात है कि यहाँ के पहाड़ों से खत्म हो गए, लेकिन अब ये तो जीटी रोड का ही तो फर्क, नहीं तो फिर झारखंड और ये तो जुड़ा ही हुआ था। कुछ लोग तो ग्रेटर झारखंड में ये भी मांग रहे थे। हाँ। तो जो शाल का जो वृक्ष है कैसा, वो एक सांस्कृतिक प्रतीक बनता है, ठीक है। और जो शाल के वृक्ष, अब देखिए साल के वृक्ष का संबंध यहाँ से लेकर वो बस्तर तक चला जाता है। अगर हम बुद्ध की परंपराओं को देखें तो लुम्बिनी से लेकर वो पूरे बस्तर को बुधवार, आज की तारीख में जहाँ सबसे ज़्यादा पहुँचना कठिन होता है, वहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं। जैसे अबूझमाड़, अब देखिए विरूपीकरण कैसे होता चला गया। आज की तारीख में अबूझमाड़ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी छवि आती है? अबूझमाड़ यानी माओवादियों का इलाका, नक्सलाइट, रोज मुठभेड़ होते हैं। खबरें हमें क्या खबर देती हैं? यही खबर देती है कि देखिए मोस्ट वांटेड माओवादी है हिड़मा, ठीक है, वो ये कर रहा है, उसको घेर लिया फौज ने, यही। लेकिन देखिए ये चीज़ें कैसे एक सांस्कृतिक राजनीति का हिस्सा बन जाती है और एक समाज उसके हाशिए में चला जाता है। अब अबूझमाड़ की व्युत्पत्ति हम देखें, क्या शानदार व्युत्पत्ति है। गोंडी भाषा में अबुझ का मतलब होता है साल के पेड़, और मारह मतलब होता है, मारह यानी जंगल। गोंड आदिवासी समुदाय के लोग जब पसरते चले गए, तब वो बस्तर के क्षेत्र में चले गए, तो जो गोंडों का वह समुदाय जो साल के घने जंगलों में चला गया, उन्होंने अपने को मारिया या मूड़िया कहा, यानी ऐसे गोंड जो साल के घने जंगलों में रहते हैं। तो ये है अबूझमाड़। उसी तरह से सुकमा की हम बात करें, सुकमा, अब सुकमा सब नक्सल जानते हैं, सब जानते। सुकमा क्या है? गोंड परंपरा में जो प्रथम जीव थे जिन्होंने सृष्टि को, इस पूरी पृथ्वी पर अपनी बसाहट बसाई, उसमें दो थे, एक ओंडी रावण पेरियोल और दूसरा सुकुमा पेरी। और सुकमा पेरी वही स्त्री है, गोंड स्त्री, जिन्होंने इस गोंडवाना को बसाया। तो सुकमा वह स्मरण है। अब हम ये देखें कि उनकी जो मौखिक स्मृतियों में इतनी सारी चीज़ें हैं, और हम डेवलपमेंट की बात करते केवल इकोनॉमिक पैराडाइम या मानक तैयार करते करते कैसे उन सांस्कृतिक चीज़ों को हाशिए पे हम धकेलते चले जाते हैं। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तब हमें ये बात समझ में आती है कि कथन शालवन के अंतिम शाल के वृक्ष की जो पीड़ा है, जो कविता है, कैसे प्रतीक बनकर उभर कर आती है। पूरे आइडेंटिटी को, आदिवासी अस्मिता को, वो पूरे उसके आप कह सकते हैं कि एक प्राचीन इतिहास से लेकर आज का जो एक वर्तमान नव उदारवाद वैश्वीकरण का दौर है, वो उसी वह नोटिस करती है। उसी तरह से अब जसिंता की कविताओं को हम पढ़ें। जसिंता की एक कविता है जिसमें उन्होंने बरगद को लेकर कविता लिखी है, ठीक है। मैं अपनी बात समाप्त करूँगा बरगद को लेकर। अब देखिए बरगद को लेकर
ये जो कविता लिखती है, क्या शानदार कविता है जसिंता केरकेट्टा की। वो कहती है कि बरगद का पेड़ वही पेड़ है जिसमें तुम सिद्धू और खानू को फांसी पर लटका सकते हो। सिद्धू खानू को जो टांगा गया उसी पे लटकाया गया। वो ये बताती है कि कैसे जो क्लैशेस है, जो बात मैंने कही, जो एक जो विश्व दृष्टियों की जो टकराहट है, वो कैसे एक सांस्कृतिक स्तर पर मौजूद है, लेकिन हम उसे हम देख नहीं पाते। हम 1980 के दशक में जाए झारखंड में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, साल बनाम सखुआ का आंदोलन। शायद हम इस चीज़ से नहीं जानते हैं। साल बनाम सखुआ का आंदोलन यह था कि वन विभाग ने एक प्रोजेक्ट लगा करके बड़े बड़े साल के पेड़ों को काटना शुरू किया और उसकी जगह सागवान के पेड़ रोपे जाने लगे, क्योंकि वो कमर्शियल ज़्यादा है। तो आदिवासियों ने विरोध किया। ये तो हमारी जो साल के जो वृक्ष हैं उसका जो समूह है वही तो हमारा पूजा स्थान होता है। तो उन्होंने उसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ा, बहुत बड़ा आंदोलन चला साल बनाम सागवान का। और आदिवासी ज्ञान परंपरा में ये बात मौजूद है। वो कहते हैं कि साल का वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है जो अपनी छांव में सारे स्पीशीज को शरण देता है। वहाँ कुकुर मुत्ते भी उभरेंगे, झाड़ियाँ भी उभरेंगे, छोटे पेड़ भी उभरेंगे, सब एक साथ समूह में उभरते हैं। ठीक है। और इसलिए अब आदिवासी परंपराओं को अगर हम ठीक से चिन्हित करें तो वो वैसे वृक्षों को वो मान्यता नहीं देते जो वर्चस्व बनाते हैं, जैसे बरगद। अब ये भी एक विरूपीकरण की स्थिति आ गई है, बरगद बन गया है। लेकिन कविताओं में देखें और चीज़ों में देखें तो बरगद अपनी छांव में किसी को पनपने ही नहीं देते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं और ये सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, जो एक साहित्य में जो विरूपीकरण के लिए आ रहा है, कह सकते हैं कि उपनिवेशीकरण, कि एक समाज को आप केवल आर्थिक तौर पर नहीं, आर्थिक स्थितियां ऊपरी होती हैं, दरअसल जो चीज़ें अस्थायी बनाती हैं चीज़ों को नियंत्रित करने में, वो संस्कृतियां होती हैं। और जो संस्कृतियां हैं उसी के जरिए जब आप विरूपीकरण करना शुरू कर देते हैं तो आपका नियंत्रण और वर्चस्व कायम हो जाता है, और तब आपके लिए आसानी होती है कि हम अपनी प्रक्रियाओं या परियोजनाओं को जारी कर सकें। तो मैं अंत में एक कविता पढ़ना चाहूँगा। यह कविता है ऑस्ट्रेलिया के एक आदिवासी कवि की। अब ये भी बात हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी आदिवासी समुदाय अब लगभग ख़त्म है। उसके एक एक्टिविस्ट थे जिनका 1993 में निधन हो गया। उन्होंने कविता लिखी, वो कविता का शीर्षक है शर्म। शर्म। वो कहते हैं कि जब हम बात कर रहे होते हैं कुछ लोग हमें कहते हैं शर्म करो। शर्म उसके लिए जो हम हैं, शर्म क्योंकि नहीं है हमारे पास एक बड़ा फ्लैट हाउस, एक अस्थाई नौकरी और कार। हमें कहते हैं शर्म करो क्योंकि हमारे बच्चे मर जाते हैं जुकाम से या फिर उपेक्षा की मार से। शर्म क्योंकि हम नदी किनारे रहते हैं, क्योंकि हम हमारी कल्याण राशि लेते हैं यानी आरक्षण लेते हैं। शर्म क्योंकि हम ट्रेकोकामा से अपनी दृष्टि खो देते हैं। शर्म क्योंकि विपत्तियां हमें अपंग बना देती हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी शर्मिंदगी तुम्हारी है, क्योंकि तुम हमें मनुष्य होने के अधिकार से वंचित रखते हो। इस कविता को पढ़ते हुए मुझे जसिंता केरकेट्टा की दो पंक्तियां याद आ रही कविता की, उसके बाद साथ में ख़त्म करूंगा। मैंने जो बात कही डेवलपमेंट और आइडेंटिटी की, उसके मैं सारांश के बतौर कहना चाहता हूँ कि हम केवल विकास की उन ऊपरी और सतही अवधारणाओं की तरफ ना जाएं। ठीक है, हम ये देखें कि क्या एक ऐसी संभावना है कि इतनी सारी जीवन दृष्टियां हैं इस संसार में, जीवन में, हम उसे, जैसे हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, संविधान में डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करते हैं, क्या वो सारी चीज़ें हम आदिवासी समुदायों के साथ, उनके साथ कर सकते हैं। यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि आदिवासियों को मुख्यधारा में जोड़ने की जो पॉलिसी को लोग कहते हैं, ये एक साजिश है और एक श्रेष्ठता की बात है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम तुम्हें विकसित करेंगे। और मज़ेदार बात यह है कि मेनस्ट्रीम के लोग वहाँ जाकर काबिज हो जाते हैं। आप उनको मेनस्ट्रीम में बुलाते हैं और वो जाकर वहाँ अपनी चीज़ें स्थापित कर लेते हैं। तो वही जो चीज़ मैंने कही, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, अगर हम संवैधानिक तरीके से उन चीज़ों के साथ चलें तो सारी आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियाँ हल हो सकती है। जैसे एक बात और कही जाती है,
ये रामचंद्र गुहा के रेफरेंस में ये बात मैं कह रहा हूँ। जैसे नॉर्थ ईस्ट की ही बात करें, नॉर्थ ईस्ट हम सबसे ज़्यादा अशांत क्षेत्र मानते रहे हैं असम आंदोलन के समय से लेकर अभी तक भी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का ही एक प्रदेश है अरुणाचल, हमें वहाँ से कोई भी हिंसक घटनाएं नहीं सुनाई देती, बहुत ही शांत राज्य है। रामचंद्र गुहा का ऑब्जर्वेशन है, वो कहते हैं कि अरुणाचल इसलिए शांत स्टेट है क्योंकि औपनिवेशिक समय से ही उस समाज की जो अपनी जो एक मौलिक और सभ्यतागत स्थितियाँ थी, उन चीज़ों को संवैधानिक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से वहाँ संचालित किया गया, और वो जो एक असंतोष होता है सामुदायिक असंतोष, वह वहाँ नहीं उभर पाया। तो ये बात मुझे लगता है ये ध्यान में रखी जानी चाहिए। और अंत में जसिंता केरकेटा की वो कविता जो विकास के पैरोकार हैं उनके लिए कहती हैं, वे हमारे सभ्य होने के इंतज़ार में हैं। क्या शानदार बात है कि अंग्रेज भी हमें सभ्य बनाने आए थे, आधुनिक बनाने आए थे, और आज हम आदिवासियों को विकसित और सभ्य बनाने की दिशा में जा रहे हैं। जसिंता कहती है कि वे हमारे सभ्य होने का इंतज़ार कर रहे हैं और हम उनके मनुष्य होने का इंतज़ार कर रहे हैं।